लास्ट लेक्चर पर कहाँ तक हो गया था? क्या? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हो गया था ना, और उसके पहले एंजाइम और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर 4 थे, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी, एक क्वाटरनरी। प्राइमरी का मतलब ऐसा कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसमें फोल्ड ना हो, जिसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम डिटरमाइन कर सकें। सेकेंडरी ऐसा जिसमें फोल्ड हो, तो फोल्ड कुछ इस प्रकार से हो कि या तो अल्फा हेलिक्स बना लेगा या तो बीटा प्लेटेड सीट बना लेगा। टर्सरी का मतलब है कि 3D व्यू आ जाना चाहिए, जैसे हालो वुलन बाल बनता है, ठीक है। इसके साथ इसमें स्पेशल केस ये होता है कि हाइड्रोजन बांड डाइसल्फाइड बांड भी आ जाते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और था, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है? तो टर्सरी स्ट्रक्चर जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन क्वाटरनरी था कि जब कभी किसी प्रोटीन के बनने में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन लगे हों तो उसको क्या कहोगे? क्वाटरनरी। और जिसमें एग्जाम्पल 2 थे, कौन से? ह्यूमन का हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर में जनरल बात हो गई। फिर एंजाइम में था कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक्सेप्शन है, राइबोजाइम क्या है? नॉन प्रोटीन वाले एंजाइम है। कौन सा? तो राइबोसोमल आरएनए। कौन सा? 23S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम में जो प्रोटीन होगी वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। मेनली कौन सी है? टर्सरी वाली। और उसमें जो क्रीवाइसेज या पॉकेट होंगे उनका नाम एक्टिव साइट होगा। और एक्टिव साइट वो जगह जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, ठीक। ये जनरल बात थी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि एंजाइम के काम करने का तरीका ये था। और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर काम कर सकते थे, जबकि एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते थे, ठीक है। फिर भी उसका भी एक एक्सेप्शन था कि जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से जो एंजाइम होते हैं वो थर्मो स्टेबल होते हैं और वो हाई टेम्परेचर 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम कर सकते हैं। फिर एक बात आई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर किसका किसका असर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का असर है। उसके लिए कौन सा रूल था? जनरल रूल ऑफ थंब था। और दूसरा था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम होगा या एंजाइम नहीं होगा, तो रिएक्शन का नाम एक होता है कैटालाइज्ड रिएक्शन और एक होता है अनकैटालाइज्ड। तो किसका रेट ज़्यादा होता है? कैटालाइज्ड का रेट अनकैटालाइज्ड से ज़्यादा होता है। उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर वाटर और CO2 जोड़ेंगे H2CO3 बनेगा, तो H2CO3 के कितने मालिक्यूल बनेंगे? तो यदि 200 मालिक्यूल पर आवर बन रहे हैं तो ये अनकैटालाइज्ड है, और अगर 6 लाख मालिक्यूल पर सेकेंड बन रहे हैं तो ये क्या है? ये कैटालाइज्ड है। फिर एक और बात बताई थी कि एंजाइम बढ़ाने से, 1-2 एक्स्ट्रा एंजाइम ले लेने से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता था 10 स्टेप में 10 एंजाइम में, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एंजाइम ले लो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल वाला बन जाए तो ईस्ट में फिर क्या बन जाता था? अल्कोहल बन जाता था। तो कहने का मतलब है कि 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप ले लेने से या 1-2 एक्स्ट्रा एंजाइम ले लेने से प्रोडक्ट में चेंज आ सकता है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि आखिर एंजाइम रेट कैसे बढ़ाता है। तो वहाँ केवल 3-4 क्वेश्चन याद रखना। एक तो ये कि जब कभी रिएक्शन होती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद क्या है? फिर एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। उसमें ये बताया गया था कि एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो बीच में एक स्टेट बनती है, उसका नाम ट्रांजिशन स्टेट। उसकी 3 पहचान है। उसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। और वो स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है और ट्रांजिएंट होता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है,
सबस्ट्रेट की एनर्जी को बढ़ा करके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तक ले जाने को जो भी एनर्जी खर्चा होगी उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम रेट को बढ़ा देते हैं क्या करके, तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा करके। एंजाइम इनहांस रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जनरल हम लोगों ने मोटा मोटा रिवाइज के लिए। यहाँ 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक और एक थी एंडोथर्मिक। क्या अंतर था, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से क्या हो, कम हो, उसमें एक्सोथर्मिक, और जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा हो वो एंडोथर्मिक। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी किस में चाहिए, एक्सो में एंडो में? तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जनरल हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। अब इसमें जो अगली हेडिंग है हाँ, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो बताओ किसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है और किसकी लो है? तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है, और इसकी क्या है, लो है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, और इससे जुड़ा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में आया है। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन हेडिंग डाल लीजिए। और जितनी बातें आपको पता है वो ये पता है क्या, कि यदि कोई एंजाइम है तो वो किससे जुड़ता है, सबस्ट्रेट से, और क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर क्या हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग। लिख लीजिए, ये जनरल कहानी है पहले से, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पता ही है। यहां सबसे खास बात यह है कि हमको समझना है स्टेप्स। अच्छा, एंजाइम में बेटा क्या पाया जाता है, पहले से ही पता है। क्या पाई जाती है, एक्टिव साइट। तो स्टेप से जुड़ा एक डायग्राम है और कुछ पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं, पहले वो बना लीजिए और पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर एंजाइम के एक्शन के जो स्टेप्स हैं उससे जुड़ा एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहले स्टेप आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है, किसी एंजाइम पर पाई जाती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जिसको कहते क्या है, एक्टिव साइट, और ये मान लेते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है। इन जनरल होता क्या है कि सबस्ट्रेट का जो शेप साइज होता है वो एक्टिव साइट के जैसा होता है। जैसे मैंने यहाँ एक्टिव साइट ऐसी बनाई है, तो सबस्ट्रेट भी कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है। अगर तभी ये सबस्ट्रेट आकर के यहाँ क्या हो पाएगा, फिट हो पाएगा। तो जो एक्टिव साइट होता है उसका जो शेप या स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग सबस्ट्रेट के जैसा होता है, तभी सबस्ट्रेट आसानी से यहाँ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये कोई सबस्ट्रेट है जिसका प्रोडक्ट बनना है। ये सबस्ट्रेट सबसे पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा।
जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा वैसे क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रयास करेगा कि फिट हो जाए किसमें, एक्टिव साइट। इधर देखो, जैसे मान लेते ये एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है, ये यहाँ फिट होने का प्रयास करेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से फिट नहीं हो पाया है, क्योंकि देखो ऊपर भी थोड़ी जगह दिख रही है, नीचे भी थोड़ी जगह दिख रही है। तो डायग्राम मैंने बनाया, देखो थोड़ी जगह यहाँ छोड़ी है, थोड़ी जगह यहाँ छोड़ी है। फिर से सुनते हैं, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, फिट होने का प्रयास करेगा, लेकिन फिट नहीं हो पाएगा। अब फिर फिट कैसे होगा, तो मान लेते हैं इसको फिट करना, तो ऐसे कर दें तो अच्छे से फिट हो जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा वैसे एंजाइम अपना शेप क्या करेगा, अल्टर करेगा। तो एंजाइम का शेप अल्टर होना सेकेंड स्टेप है, बाइंड होना क्या है, फर्स्ट स्टेप है, और एंजाइम का शेप अल्टर। अब देखिए ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये मान लेते हैं सबस्ट्रेट, यहाँ ऐसे जुड़ा, अभी देखो अच्छे से फिट नहीं हो पाया ना, लेकिन अब क्या हो गया है, अब अच्छे से जुड़ गया है। तो ये अपना शेप चेंज करेगा जिससे ये बहुत अच्छे से टाइटली क्या हो सके, फिट हो सके। तो बताओ पहला स्टेप कौन सा है, तो पहला स्टेप है सबस्ट्रेट क्या, एक्टिव साइट से बाइंड होना, और दूसरा स्टेप क्या है, शेप अल्टर होना। किसका, सबस्ट्रेट का कि एंजाइम का, एंजाइम का शेप अल्टर होगा, जिससे एंजाइम फिट हो जाएगा मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब जितना ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है, बेटा सीधे बैठ जाओ, जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के बहुत करीब पहुंच जाएगा। जितना ज्यादा एक्टिव साइट के करीब होगा उतना बढ़िया आसानी से सबस्ट्रेट के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, उसके बांड टूटेंगे, नए बांड बनेंगे, तो अंततः क्या बनेगा, प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा बेटा, थर्ड स्टेप हो जाएगा, बांड टूटना और नया चीज बनना, ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा मेन। उसके थोड़ी देर बाद देखेंगे एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अच्छा खास बात यह है कि जो एंजाइम अलग होगा वो फिर से रेडी होगा किसी सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए। एंजाइम और हार्मोन में यहाँ एक अंतर है, हार्मोन जब कोई रिएक्शन कराता है तो एक बार में एक मॉलिक्यूल यूज हो जाता है, दोबारा यूज नहीं होता है। एंजाइम खास बात क्या है, एंजाइम यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन कराया, फिर एंजाइम फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से रिएक्शन कराएगा, एंजाइम फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से रिएक्शन कराएगा। तो जो फ्री एंजाइम है वो रेडी है बाइंड करने के लिए किसके, अदर सबस्ट्रेट। तो ये जो है ये मेनली क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तो बेसिकली जहां से कंफ्यूजन पैदा होगा वो समझिए क्या है, बताओ शेप बदलना पहले होगा कि बाइंडिंग पहले होगी। पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, उसके करीब पहुंच जाएगा एक्टिव साइट के, उसके बाद अल्टर होगा किसका, शेप ऑफ एंजाइम। उससे क्या फायदा होगा, बहुत टाइटली बाउंड हो जाएगा। टाइटली बाउंड होने के बाद क्या होगा, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत करीब पहुंच जाएंगे, और करीब पहुंचने के बाद बांड टूट जाएगा, बांड बन जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो जल्दी हमको क्या मिलेगा, एंजाइम प्रोडक्ट। तो ये थर्ड स्टेप है बेटा। एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन क्या है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये फर्स्ट स्टेप है, और एंजाइम प्रोडक्ट वाला क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप। फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम जो अलग होगा वो फिर से रेडी हो जाएगा किसके लिए, नए सबस्ट्रेट। देखो कैसे लिखा है, वो स्टेप ऐसे ही लिखे हुए हैं। पहली तो जनरल कहानी है कि ईच एंजाइम में क्या पाई जाती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। अब चाहे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहो और चाहे क्या कहो, एक्टिव साइट, बात तो एक ही है। बुकलेट नहीं है, बुकलेट ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स जल्दी ही शॉर्ट लिव्ड होगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, और फिर एंजाइम कैसे ले, अगर एंजाइम चेंज हो जाता तो, अगर एंजाइम चेंज हो जाता तो क्या दोबारा उसको यूज कर पाते, ना यूज कर पाते। तो एंजाइम कैसा मिलेगा, अनचेंज एंजाइम मिलेगा विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कौन सा, एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसेंशियल है किसके लिए, रिएक्शन। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग।
कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन डिस्क्राइब फॉलोइंग स्टेप। पहला देखो लिखा है पहला कौन सा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे, तो फिट हो जाएगा किसमें, एक्टिव साइट, लेकिन टाइटली फिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस करेगा किसको, एंजाइम को। ये हाईलाइट कर लो बेटा। अल्टर करेंगे किसका, शेप, तो फिटिंग उसका रिजल्ट क्या होगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद एक्टिव साइट बहुत करीब पहुंच जाएंगी किसके, सबस्ट्रेट। तो तीसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप क्या है, टूट जाना, ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम। अब बनेगा क्या, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप एंजाइम रिलीज कर देगा किसको, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और फिर से क्या मिलेगा, फ्री एंजाइम जो रेडी होगा किसके लिए, माइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। ऐसे ही चलता रहेगा और जो ऐसे ही साइकिल क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो स्टेप बताएं, तो सबसे पहला स्टेप ये है एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर शेप चेंज होना। शेप पहले चेंज होगा कि प्रोडक्ट पहले बनेगा, शेप पहले चेंज होगा, प्रोडक्ट बाद। तो एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहाँ होगा, बाद में होगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, आया हुआ सवाल है, जरा बताए भाई कोई नंबर, कितने नंबर पर है, हाँ जल्द, अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 41 देखो, बढ़िया सवाल है। इसमें देख लो सुनील, सब लोग फोटो खींच लो इसका, क्वेश्चन अच्छा है, 2024 का है। कैसे हो गए हैं? अरे आंसर हमको ना बताओ, हम आंसर जान क्या करेंगे। ये है ना, पिछली बार आया है, और इस टाइप के खूब सवाल आ रहे हैं। इसमें एरो बनवाया नहीं, केवल है तो सीक्वेंस वाला ही ना क्वेश्चन। इस बार भी सीक्वेंस वाले आए थे, पिछली बार भी आए थे। कह रहा है ए बी सी डी ई इतने स्टेप हैं और इनका सही क्रम बताओ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट। कौन सा ऑप्शन इसमें ई दिया है, तो एक ये दिया है, एक ये दिया है, दो ऑप्शन तो मिल गए ना। इसके बाद बताओ कौन सा होगा, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ई के बाद ए, ई के बाद ए होगा, और उसके बाद बांड पहले टूटेंगे कि ये वाला पहले होगा, हैं? बॉन्ड पहले टूटेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, डी, और उसके बाद पहले ये होगा कि पहले ये होगा, पहले रिलीज होगा ना, तभी तो फ्री होगा। तो फिर क्या मिलेगा, सी, और उसके बाद क्या मिलेगा, बी। तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का पैटर्न के सवाल एग्जाम में खूब आए हैं। इस बार भी 4-5 क्वेश्चन थे, पिछली बार भी थे। इसमें क्या होता है, ए बी सी डी ई दे देता है और इसका सही सीक्वेंस आपसे पूछता है। तो सीक्वेंस आप तभी बता पाओगे जब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसी दौरान शेप भी क्या होता है, चेंज होता है, और बहुत टाइटली क्या होता है, बाउंड। शेप वाला को ऑप्शन नहीं दिया है, वो भी होना चाहिए था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद बांड टूट जाएगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट पहले रिलीज होगा और बाद में एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली हेडिंग कौन सी है? फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ ना कुछ इस हेडिंग से भी आ रहा है। इस बार भी एक क्वेश्चन इस हेडिंग से आया है, तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग डालें, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। देखो जरा इधर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करेंगे। तो एनसीईआरटी में जैसे लिखा वही सुनो। एनसीईआरटी में लिखा कि ऐसा कोई भी फैक्टर या ऐसी कोई भी कंडीशन जो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को चेंज करे या उसको प्रभावित कर दे। अगर प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बदलेगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी तो बदल जाएगा, तो क्या एंजाइम वैसे काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। तो कोई भी फैक्टर, चाहे कहो एनी फैक्टर और चाहे कहो एनी कंडीशन, जो क्या कर सके, अल्टर कर सके टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो क्या कर देगा? वही जो अल्टर करेगा वही अल्टर कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को। अब सवाल है कि कौन कौन लोग अल्टर करेंगे। तो देखो कौन कौन लोग अल्टर करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर से एंजाइम प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी? चेंज। दूसरा है पीएच, क्योंकि पीएच भी जरूरी होता है, किसी ऑप्टिमम पीएच पर ही एंजाइम काम करता है। तीसरी चीज होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की हाल क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। और चौथी चीज है बाइंडिंग ऑफ केमिकल। अगर कोई केमिकल एंजाइम से बाइंड हो जाए, अगर कोई केमिकल एंजाइम से बाइंड हो जाएगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज। इतना लिख लीजिए। तो 4 फैक्टर हमको पढ़ना है। इस बार इस वाली हेडिंग से आया था क्वेश्चन। ये मेंशन करते रहिए अपने नोट्स में या कॉपी में या एनसीईआरटी में कि किस हेडिंग से कौन से सवाल आया है। तो हेडिंग पढ़ने में आपका मन लगेगा कि हाँ इस हेडिंग से 24 में आया, इसमें 23 में आया, इसमें 22 में आया, उसको मेंशन करते रहा करिए। अब हमको एक एक करके पढ़ना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और पीएच एक साथ देख लेंगे और उसके बाद सबस्ट्रेट का एक साथ देख लेंगे, बाइंडिंग का एक साथ देख लेंगे। शुरू करें। बढ़े बेटा आगे। इस बार एंजाइम से एग्जामिनर बहुत खुश था, उसने इस बार 3 क्वेश्चन एंजाइम हेडिंग से दिए हैं। ठीक है, एक है इससे दिया है, अभी एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से दिया है, एक को एंजाइम वाले हेडिंग से दिया हुआ है। बढ़े बेटा आगे। इनका काम ठीक है, ये हमारे साथ ही लिखते रहते हैं। हो गया। चलो पहली हेडिंग कौन सी है? इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर एंड पीएच ऑन एंजाइम। दो छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूं, वो बना लीजिए, और जो लिख रहा हूं उसे लिख लीजिए। देखें क्या है, सब क्वेश्चन इसी ग्राफ से ही समझ में आ जाएंगे। इस टाइप के एनसीईआरटी में दो ग्राफ बने हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो इस नाते हमने दोनों कॉन्सेप्ट, मतलब टेम्परेचर का भी और पीएच का भी, इसी डायग्राम में ले लिया। शुरू करें शुरू करें। देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये सिंपल कोई ग्राफ बना हुआ है, इसमें इधर की तरफ टेम्परेचर या पीएच, मतलब इधर से इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर और पीएच बढ़ेगा, और इधर से इधर बढ़ेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, एक कोई पर्टिकुलर पीएच या पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस पर्टिकुलर पीएच या टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। जिस पीएच पर या जिस टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम कहो या हाईएस्ट भी कह सकते हो, उसी टेम्परेचर या पीएच को ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। अगर किसी टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है तो उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर, और जिस पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। अब खास बात देखिए, मान लेते हैं कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो यदि आप 20 डिग्री से कम करो तो इधर की तरफ आओगे, और यदि 20 डिग्री से ज़्यादा करो तो आप इधर की तरफ जाओगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करो या ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा करो, या पीएच ले लेते हैं, ऑप्टिमम पीएच से पीएच कम करो या ऑप्टिमम पीएच से पीएच ज़्यादा करो, दोनों ही परिस्थिति में एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी। देखो जैसे हम इधर से इधर आएंगे, ये देखो एंजाइम एक्टिविटी नीचे की तरफ आ रही है, और अगर यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दो सवाल मिल गए यहाँ, क्या एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी किसी टेम्परेचर पर होती है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी घटती है, कब कहोगे, दो बार घटती है। ऑप्टिमम से अगर हम कम करेंगे तो भी घटेगी, और ऑप्टिमम से ज़्यादा करोगे तो भी घटेगी। ऑप्टिमम से कम करोगे तो भी घट जाएगी, और ऑप्टिमम से ज़्यादा करोगे तो भी घट जाएगी। अब कम पर क्यों घट जाएगी और ज़्यादा पर क्यों घट जाएगी, ये दो अलग सवाल हैं। तो यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर आपने कम कर दिया, तो जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे टेम्परेरली इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम। एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव होने लगता है। जैसे अभी आपकी एक्टिविटी बढ़िया है और खूब जाड़ा हो जाए तो आप क्या करते हो, चुपचाप रजाई में बैठ जाते हो, अपनी एक्टिविटी कम कर लेते हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो पहला सवाल, बिलो ऑप्टिमम पर क्या होता है या लो टेम्परेचर पर क्या होता है, तो कहोगे एंजाइम टेम्परेरली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं ऑप्टिमम के भी ऊपर, तो भी एक्टिविटी क्या होती है, कम। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा एंजाइम की जो प्रोटीन है वो खराब होने लगेगी, और उसको कहते हैं डीनेचर ऑफ प्रोटीन। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, एंजाइम की प्रोटीन ही डीनेचर होने लगेगी। तो क्या एंजाइम बचेगा, नहीं बचेगा। तो क्या एक्टिविटी बचेगी, नहीं बचेगी, तो भी कम हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डैमेज हो जाती है, क्योंकि एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर। तो जरा ये बताओ कि एंजाइम बढ़िया काम कब करेगा। तो देखो एग्जैक्ट ऑप्टिमम से थोड़ा पहले, एग्जैक्ट ऑप्टिमम से थोड़ा, यही तो रेंज है। अब जैसे मान लेते हैं ऑप्टिमम 20 है और आपने टेम्परेचर 19 कर दिया है, तो क्या बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिमम 20 है और आपने 10 कर दिया तो तब तो फर्क पड़ेगा। तो एंजाइम की बढ़िया एक्टिविटी कहाँ मिलेगी, तो कहोगे ऑप्टिमम के आसपास मिलेगी। और ऑप्टिमम के आसपास का मतलब फिर रेंज होगी। तो रेंज सकरी है कि चौड़ी है, बहुत पतली रेंज है। तो यहां से शुरू करते हैं, एंजाइम कहाँ काम करते हैं, तो कहोगे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर या पीएच।
हाईएस्ट एक्टिविटी कब होती है? ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच। एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा घटती है, कब? चाहे क्या हो, बिलो ऑप्टिमम चाहे क्या हो एवं। अब बिलो है मतलब जैसे लो टेम्परेचर कर दिया, ये टेम्परेचर के केस में, टेम्परेचर अगर बिलो ऑप्टिमम मतलब लो टेम्परेचर, और एबव ऑप्टिमम का मतलब हाई टेम्परेचर। बिलो कर दोगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और हाई पे क्या होगा, डैमेज हो जाएगी एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम की प्रोटीन क्या होगी, डीनेचर। तो एसर्शन सुनो, रीजन बताओ। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी डैमेज हो जाती है, एसर्शन, रीजन क्या है? हैं? तो कहोगे एंजाइमेटिक प्रोटीन डीनेचर। अच्छा, लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम काम नहीं करते, क्यों? ये एसर्शन है। तो कहोगे ऐसे आएगा, लो टेम्परेचर पर डिक्लाइन हो जाती है एक्टिविटी, ये एसर्शन। रीजन क्या है? तो कहोगे वो टेम्परेरी क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। तो केवल 4 क्वेश्चन बताए हैं, क्या? किसी भी टेम्परेचर की हाईएस्ट एक्टिविटी किसी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच पर होती है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच से अगर कम करोगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम, और अगर ज्यादा करोगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो। कम होने पर क्यों कम हो जाती है? तो वो टेम्परेली इनएक्टिव हो जाते हैं। और ज्यादा होने पर क्यों कम हो जाती है? तो क्या कहोगे, वो डी नेचर। एक बार जरा पढ़ लो नोट से, फिर हम पढ़ते हैं। पढ़ें। देखो ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के ही हैं। देखो लिखा है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन। ऐसी भी कोई कंडीशन जो क्या बदल दे, तो इसको हाईलाइट कर लो। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें आएगा क्या, इसमें मेनली टेम्परेचर आएगा और पीएच। साथ में क्या आएगा, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या बाइंडिंग हो जाए किसी केमिकल की जो रेगुलेट कर सके किसको, एंजाइम की एक्टिविटी, ये इनहिबिटर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, देखो ये बेटा लाइन खींच दो, यहां ऐसे बना दो, और ये लाइन खींच दो, यहां ऐसे बना दो। ये क्या है, लिख दो भैया, ये क्या है, ऑप्टिमम पीएच। और ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा ये बताओ यहां क्या लिखोगे और यहां क्या लिखोगे? तो लिख दो, ये क्या है और ये क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम हमेशा काम करते हैं किसमें, नैरो रेंज, ये हाईलाइट कर लो, एग्जाम में आ सकता है। ईच एंजाइम की क्या होती है, हाईएस्ट एक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर, चाहे टेम्परेचर ले लो चाहे पीएच ले लो, कहते क्या हो, टेम्परेचर तो टेम्परेचर, पीएच तो पीएच। एक्टिविटी हमेशा क्या करेगी, घटेगी, किधर, तो चाहे क्या कर दो और चाहे क्या कर दो एबव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अब सिर्फ टेम्परेचर की बात किया है, अगर लो टेम्परेचर हुआ तो क्या हुआ, तो कहोगे प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेली इनएक्टिव। बस एग्जामिनर इतना ही करेगा, इतना हटाएगा बस, भाई स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
तो डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट किस में आ सकते हैं, एसर्शन रीजन में। और देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बस इसको 2 मिनट जरा समझ लो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगली हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो एक छोटा सा डायग्राम इसे भी बनाना है, बना लीजिए फिर बताते हैं। देखो शुरू करें। जरा केमिस्ट्री सवाल बताओ। जैसे मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। सबने लिख लिया है? शुरू करें। अब समझ लो फिर लिखना बंद करो। देखो जरा हमको बताइए कि एंजाइम के हैं 10 मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के हैं 5 मॉलिक्यूल। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने? 5 बनेंगे। वेरी गुड, ठीक है। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और 5 की जगह 8 कर लेते हैं। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 8 बनेंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब सबस्ट्रेट अगर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन बढ़ी, मतलब एंजाइम का काम बढ़ा। अच्छा चलिए ठीक है, अगर 10 कर ले तो प्रोडक्ट कितने होंगे? तो प्रोडक्ट 10 होंगे। इसका मतलब अगर सबस्ट्रेट और बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट और बढ़ेगा, मतलब रेट और बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी और बढ़ी, मतलब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी। अच्छा आप बताओ, मान लेते हैं ये बढ़ा के 12 कर लिए जाएं तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? प्रोडक्ट 10 ही क्यों बने ये बताओ बस। तो ध्यान से देखेंगे हो क्या रहा है। जब सबस्ट्रेट 5 थे तो 5 एंजाइम अभी फ्री थे ना। जब सबस्ट्रेट हमने 8 कर दिए तो अभी भी 2 क्या हैं? फ्री हैं। अच्छा फिर जब हमने 10 कर दिए तो 10 के 10 क्या हो गए? यूज हो गए। इसके बाद जब सबस्ट्रेट बढ़ाया है तो प्रोडक्ट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि कोई भी एंजाइम अब फ्री बचा ही नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला लाइन ये है कि यदि सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, ये कोई शक नहीं है। सबस्ट्रेट बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा। कब तक? जब तक उसको फ्री एंजाइम मिलते रहेंगे। जब सारे एंजाइम यूज हो जाएंगे तो क्या उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ग्राफ देखो, इधर की तरफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, इधर की तरफ एंजाइम की एक्टिविटी या वेलोसिटी है। देखो अगर हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो सबस्ट्रेट क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ऊपर बढ़ भी तो रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन जब हम यहां पहुंच गए, इसके बाद यदि हम बढ़ाएंगे भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो भी ये क्या रहेगा? ये ऐसे ही बनेगा। तो काम की सिर्फ 2 बातें हैं। पहला, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है क्या बढ़ाने पर? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर। फिर फाइनली कहां पहुंच जाएगी? मैक्सिमम एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्टिविटी जब पहुंच जाएगी उसके बाद यदि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उसके बाद अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या नहीं बढ़ेगा? एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ये तो हो गया एसर्शन। तो रीजन बताओ। तो ये मैंने 3 रीजन लिखे हैं। या तो ये मिलेगा कि सारे एंजाइम क्या कर गए हैं? सैचुरेट कर गए, ये भी सही है। या कह सकते हो कि एंजाइम की संख्या क्या हो गई है? कम। एंजाइम की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। किससे? सबस्ट्रेट से। या भी कह सकते हो कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है। किसके लिए? तो या तो ये आंसर मिलेगा, या तो ये आंसर मिलेगा, या तो ये आंसर मिलेगा। फिर से सुन लेते हैं। किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी
सबस्ट्रेट बढ़ाने पर बढ़ती है, ये आधा सत्य है। कब तक? मैक्सिमम तक। मैक्सिमम के बाद यदि बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? तो कहोगे कि या तो कहोगे सारे एंजाइम क्या कर गए, सेचुरेट, या तो कहोगे एंजाइम की संख्या क्या कर गई है, कम पड़ गई है, या तो कहोगे अब क्या नहीं है, कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये क्या है, मैक्सिमम की आधी है। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ध्यान से सुनेंगे, सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जिस पर रेट मैक्सिमम का आधा हो, मैक्सिमम का आधा हो, उसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहते हैं Km। तो Km इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vmax/2। अब Km क्या है, ये माइकेल्स कांस्टेंट है। क्या है, माइकेल्स कांस्टेंट। तो हिंदी में सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की क्या हो, आधी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, माइकेल्स कांस्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, Km। Km वैल्यू कितनी होगी, Vmax/2। पढ़ो जरा, ये तो फिजिक्स में बताएंगे। भैया फिजिक्स वाइज कौन सा ग्राफ है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि सिर्फ हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर है कि हाइपरबोला है? तो रेक्टेंगुलर बता रहा है। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो पैराबोला। वेरी गुड, 2 ऑप्शन आ गए। ये हाइपरबोला, वो देखो पैराबोला है आपका। भैया फिजिक्स वाले से तय कर लेना कौन सा है, हमको नहीं पता है ना। हमको तो ये पता बायोलॉजी वाइज 4 स्टेट होते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर निकाल लोगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, कब तक, जब तक सारे एंजाइम सेचुरेट ना हो जाएं। और जिस दिन सारे सेचुरेट कर गए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्या नहीं होगा, फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? जरा ये बढ़ा लो बेटा, ये बहुत काम का है, इसी से एग्जाम में रिवीजन करोगे तो याद आएगा। दिखाएं फिर से, ये कहाँ गया भैया, 5 थे, 5 बने, 8 थे, 8 बने, 10 थे, 10 बने। जैसे 12 किए वैसे 10 बने। क्यों? क्योंकि एंजाइम की संख्या 10 ही है, तो सबस्ट्रेट 2 एक्स्ट्रा हो गए ना। With the increase in substrate concentration, velocity of enzyme reaction क्या लिखा है, राइज। शुरुआत में क्या करेगी, बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली कहां पहुंच जाओगे, क्या कहोगे, उसके बाद नहीं बढ़ेगी किसी भी राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दिस इज बिकाज। अभी एनसीईआरटी में लिखा है बिकाज, तो जहां जहां बिकाज लिखा हो वहां वहां क्या बनेगा, एसर्शन रीजन। तो यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है। क्या, एंजाइम मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई है, कम, किससे, सबस्ट्रेट। किसके बाद,
किसके बाद? सेचुरेशन के बाद। एग्जाम में जानते हो क्या करेगा? यहां बिफोर लिख देगा, बिफोर सेचुरेशन, बस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देयर आर नो, क्या नहीं है? फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट आफ्टर मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या होगा? नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बिकॉज नंबर ऑफ एंजाइम हमेशा क्या होंगे? लेस देन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। ये लाइन हमने बढ़ाई है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, कर लीजिए। क्या? टिक करो। द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो? हाफ। किसकी? मैक्सिमम की। उसको कहते क्या है? माइकल्स कांस्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में Km, और Km इक्वल टू वी मैक्स बाई 2। ये हेडिंग इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल या इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एक क्वेश्चन इस हेडिंग से आया, पहले समझेंगे। हेडिंग डालें। इफेक्ट ऑफ केमिकल बाइंड टू एंजाइम। कोई केमिकल आके एंजाइम से बाइंड कर जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो जरा समझ लो इफेक्ट। इधर देखो जरा। मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, ठीक है, इसको हमने एंजाइम लिख दिया। और मान लेते हैं कि ये उसका सबस्ट्रेट है। अभी लिखना नहीं, अभी लिख लेना, पहले जरा सुन लो बेटा, है ना, समझ लो। नियम ये है, और ये उसकी क्या है? एक्टिव साइट है। इस सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट से आके जुड़ना था। सही से बना लेते हैं, आप सही है। ये है एक्टिव साइट। तो इस सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट से जुड़ना था। तब तक कोई दूसरा केमिकल आ गया। ये कोई केमिकल है। अब जरा बताओ, यदि ये केमिकल आकर के यहां जुड़ जाए तो क्या सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो बताओ एंजाइम काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो ऐसा कोई भी केमिकल जो किससे बाइंड कर जाए? एंजाइम से। किससे बाइंड कर जाए? एंजाइम से। और एंजाइम की एक्टिविटी बंद कर दे। बंद करने को क्या कहते हैं? शट ऑफ। यदि कोई केमिकल एंजाइम से जुड़ के एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे तो इस केमिकल का नाम बताओ क्या होगा? इस केमिकल का नाम इनहिबिटर होगा। क्या नाम होगा? और इस एक्टिविटी शट ऑफ करने को क्या कहोगे? इसे कहोगे इनहिबिशन। अब अंतर समझ लीजिए क्या। एक शब्द है इनहिबिशन, एक शब्द है इनहिबिटर। इनहिबिशन क्या है? एंजाइम एक्टिविटी ऑफ करना। और इनहिबिटर क्या है? करने वाला। हिंदी में ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर दे, उस केमिकल का नाम क्या होगा? इनहिबिटर। और उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? इनहिबिशन। अच्छा, इनहिबिटर कितने प्रकार के होंगे बेटा? 2 प्रकार के। एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इतना लिखो जरा।
ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी एंजाइम से बाइंड करके उस एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे, उस मॉलिक्यूल या केमिकल का नाम इनहिबिटर और उस प्रोसेस का नाम इनहिबिशन। इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, एक कौन सा, कॉम्पिटिटिव, और एक कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव। ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन दो लाइनें इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ये दिया हुआ है, इस बार एक क्वेश्चन इसी से आया था, लिख लिया हो तो पहले ये पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। शुरू करें। तो हेडिंग डालें। सौरभ छूट गया क्या? बैक करें। चलो, पहली हेडिंग कौन सी है? जरा एक डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं, बना लीजिए। सुधार न करिएगा, जैसे बना वैसे बनाइएगा। आके लाओ सुधार कर देते हैं। शुरू करें। शुरू करें बेटा। देखिए इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है और उस एंजाइम की ये जो साइट है वो उसकी एक्टिव साइट है। मैंने पहले ही बता रखा है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के शेप के लिए स्पेसिफिक होती है। सबस्ट्रेट का शेप देखिए स्क्वायर शेप बनाया है,
वो आकर के अपना यहाँ आराम से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और सब कुछ सही चलेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तब तक देखो क्या हुआ, तब तक एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का भी शेप बिल्कुल कैसा है, सबस्ट्रेट। अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके पास आंखें नहीं है, उसको तो ये पता है कि जो मेरी इस जगह में फिट हो जाएगा वही सबस्ट्रेट होगा, चाहे वो ये फिट हो जाए और चाहे ये फिट हो जाए। ये आएगा और एक्टिव साइट पे फिट होने का प्रयास करेगा। फिट किसको होना था और फिट कौन होने लगेगा, ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्योंकि इसका जो शेप साइज या स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल कैसा था, सबस्ट्रेट के जैसा था। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन से होते हैं? तो ऐसा कोई भी केमिकल जिसका स्ट्रक्चर किसके जैसा हो, सबस्ट्रेट के जैसा हो, वो सबस्ट्रेट से लड़ाई नहीं करेगा। वो सबस्ट्रेट से लड़ाई करेगा कि यहाँ हम जुड़ेंगे। और जुड़ना किसको था और जुड़ने का प्रयास कौन करने लगा? तो इन दोनों में कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? कंपटीशन हुआ, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ऐसा कोई भी इनहिबिटर जिसका स्ट्रक्चर किसके जैसा हो, सबस्ट्रेट के जैसा हो, उस इनहिबिटर का नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि वो किससे कंपटीशन करेगा, सबस्ट्रेट से। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू द सबस्ट्रेट, इसी नाते कंपीट करेगा किससे, सबस्ट्रेट, टू बाइंड विद द एंजाइम। तो कौन जीतेगा? अगर ये जीतेगा तभी तो इनहिबिशन होगा। तो ये जीत जाएगा तो ये बाइंड कर जाएगा किससे, एंजाइम। कहाँ बाइंड कर जाएगा, एक्टिव साइट। अब जब एक्टिव साइट पर ये बाइंड कर गए तो ये कहाँ बाइंड करेंगे, ये कहीं नहीं बाइंड करेंगे, नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट। और अगर ये बाइंड नहीं करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या नहीं होगा, एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। तो बेसिक जो बात है कि ऐसा कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो किससे, सबस्ट्रेट से, उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों कहोगे? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है किससे, सबस्ट्रेट से। इसका एग्जाम्पल एक दिया है, जब हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, क्या पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल, तो उसमें एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम सक्सीनेट, सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं, और ये बनता है फ्यूमारेट या फ्यूमेरिक एसिड। एंजाइम कौन सा, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनेट को किसमें कन्वर्ट करता था, ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, प्रोडक्ट। सब कुछ सही चल रहा था, तब तक आ गया क्या, माइलोनेट। और माइलोनेट इसका इनहिबिटर है, कैसा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो बताओ ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे हो गया? तो ये तभी हो सकता है जब माइलोनेट का स्ट्रक्चर किसके जैसा हो, सबस्ट्रेट जैसा हो। तो अगर माइलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सिनेट जैसा होगा तो माइलोनेट किससे जुड़ जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज से। तो कौन नहीं जुड़ पाएगा, तो क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इनहिबिटर। कैसा इनहिबिटर है, कैसा इनहिबिटर है? तो क्या कहोगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहाँ यूज किया जाता है? तो यूज इन मेडिसिन, इसको दवा बनाने में यूज किया जाता है। क्यों? बैक्टीरिया के खिलाफ, बैक्टीरिया को अगर मारना चाहते हो तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ना होने दो, ऐसा कोई केमिकल दे दो जो बैक्टीरिया के एंजाइम को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। तो बताओ बैक्टीरिया बचेगा कि मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं कहाँ, मेडिसिन में। किसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ। आया हुआ समान क्वेश्चन है, बताओ बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं यूज की जाती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं? तो वो वास्तव में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कितने क्वेश्चन याद रखोगे? ऐसा कोई भी इनहिबिटर जिसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल किसके जैसा हो, सबस्ट्रेट के जैसा हो। तो वो सबस्ट्रेट से क्या कर जाएगा,
कंपटीट करेगा तो किससे बाइंड कर जाएगा? एंजाइम से। तो कौन नहीं बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब इनहिबिशन हो गया। अच्छा, इसका हल क्या है? हल बता दो। इसका हल एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, मान लेते ये कोई पार्क है, उसमें कोई झूला लगा हुआ है, ठीक है। एक बच्चा यहाँ है जिसको इस झूले पर बैठ के झूलना था। तब तक मोहल्ले के कुछ लड़ाकू टाइप के बच्चे 4-5 दोस्त मिल के आ गए यहाँ। अब यहाँ 4-5 खड़े हो गए और इससे लड़ाई करने लगे। तो ये बेचारा अकेला है, ये 4-5 हैं, तो कौन जीतेगा? ये 4-5 जीतेंगे, ये झूले पर बैठ जाएंगे। अब जब झूले पर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब इनहिबिशन हो गया है। क्लियर? अब ये दौड़ के घर जाएगा, अपने बड़े भाई से बताएगा, मोहल्ले में 20-25 लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब 20-25 लोग यहाँ फिर आ जाएंगे। अब जरा बताओ, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन काफी बढ़ा दी जाए तो जैसे 20-25 लोग आएंगे, ये भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? तो इसका केवल एक हल है। क्या हल है? सिर्फ आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करिए? बढ़ा दीजिए। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो चाहे जितनी लड़ाई करें, कौन जीतेगा? सबस्ट्रेट जीतेगा। अभी कौन जीत रहा था? तो अगर ओवरकम करना चाहते हो इस इनहिबिशन को, अगर आप ओवरकम करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो बढ़ा दीजिए। क्या? इंक्रीज सबस्ट्रेट। जैसे पहले अकेला बच्चा था, झूले पर उसको बैठने नहीं दिया, किसने? कंपटीटर ने। फिर वो ढेर सारे लोगों को बुला के लाएगा, तो जैसे बुला के लाएगा ये सब भाग जाएंगे ना, तो फिर से जीत जाएगा। तो यदि चाहते हो कि सबस्ट्रेट यहाँ जुड़े तो क्या हल करना चाहिए? केवल क्या करना चाहिए? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा लेनी। ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी नहीं है, काम की है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को कैसे हटाओगे? तो क्या करोगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे। बढ़ा लो बेटा। हाँ, क्या एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पर से पढ़ना है? अच्छा देखो, क्रेब साइकिल होती है। क्रेब साइकिल में सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। एंजाइम कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। करता क्या है? सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर रहा। सब कुछ सही चल रहा था। तब तक एक केमिकल आ गया, कौन सा? माइलोनेट। माइलोनेट क्या है? इनहिबिटर। किसका? इसका। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये और ये क्या हो? एक जैसे हो। तो माइलोनेट की सिमिलरिटी किससे है? सक्सिनेट से है। तो माइलोनेट इससे बाइंड कर जाएगा। तो अगर इससे बाइंड कर जाएगा तो कौन नहीं बाइंड कर पाएगा? तो क्या नहीं बनेगा? मतलब एंजाइम एक्टिविटी नहीं हुई। कैसा इनहिबिटर है? आराम से बताओ। 3 शब्द बोल रहे हैं, इसमें कौन एंजाइम है, कौन इनहिबिटर है, कौन सबस्ट्रेट है? एक है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एक है माइलोनेट, एक है सक्सिनेट। माइलोनेट क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट। फ्यूमरेट क्या है? प्रोडक्ट। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? क्लियर? चलो आगे जरा बढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, लेकिन लिख लो। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो जरा इधर, पीछे वाला ही डायग्राम है। ये एंजाइम है, लिखना नहीं बेटा, जरा देख लो बस। ये एंजाइम है, ये कौन सी जगह है? और ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है। अब देखना बेटा, सबस्ट्रेट का शेप साइज कैसा है? एक्टिव साइट जैसा है कि नहीं है? आराम से ये एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा। तब तक इनहिबिटर आ गया। इनहिबिटर देखो कैसा है। बताओ, इनहिबिटर का शेप साइज क्या सबस्ट्रेट जैसा है? तो क्या इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड कर पाएगा? नहीं बाइंड कर पाएगा। तो अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट आकर के यहां बाइंड कर जाएगा। और अगर बाइंड कर जाएगा तो काहे के इनहिबिटर? फिर से सुन लो, समझ लो, लिखो नहीं, लिखने के टाइम का बात कर ले।
पहले देख लो क्या है। फिर से देखें, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का कोई एक निश्चित शेप है, अपना आराम से एक्टिव साइट पर बाइंड करने वाला था, तब तक इनहिबिटर आ गया। अब कमाल की बात यह है कि इनहिबिटर का जो शेप है वो एक्टिव साइट जैसा है नहीं। अब जब इनहिबिटर का एक्टिव साइट जैसा है ही नहीं, तो क्या इनहिबिटर यहाँ बाइंड करेगा? नहीं। तो जब ये बाइंड नहीं करेगा तो ये बाइंड कर जाएगा, और जब बाइंड कर जाएगा तो रिएक्शन ही हो जाएगी। तो काहे कि इनहिबिशन। तो देखो करता क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहला सवाल ये है कि इनहिबिटर का नॉट नॉट स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इसकी नहीं है, तो बताओ कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? अब कंपटीशन कहेगा भाई, वो तो कंपटीशन तब था जब दोनों एक जैसे थे। तो इसका मतलब नॉट कंपीट विद सबस्ट्रेट, कंपीट भी नहीं करेगा लेकिन इनहिबिशन जरूर करेगा। तो देखो करता क्या है समझ लीजिए, ये वास्तव में बाइंड कर जाता है, बाइंड टू एंजाइम। अब एंजाइम में ये कहीं और बाइंड हो जाएगा, जैसे मान लेते यहां बाइंड हो गया, ये जब कहीं और बाइंड होगा तो ये चेंज कर देता है, चेंज इन एंजाइम, एंजाइम ही बदल देगा, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट ऐसी थी वो अब ऐसी हो जाएगी, एक्टिव साइट ही बदल दिया। अब बताओ अगर एक्टिव साइट बदल दिया और अपने जैसा बना लिया है तो अब क्या होगा? क्या ये बाइंड कर पाएंगे? नहीं बाइंड कर पाएंगे। तो चेंज इन एंजाइम, कौन सा चेंज आता है? कन्फर्मेशनल चेंज, और इसका रिजल्ट होता है सबस्ट्रेट नॉट बाइंड टू कहां? एक्टिव साइट। और अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर हो क्या जाएगा? इनहिबिशन हो जाएगा कि नहीं? इसमें उसमें क्या अंतर था? उसमें क्या था, ये दोनों लड़ाई करते थे और ये कहता था हम यहां जुड़ जाएंगे, जुड़ जाता था। इसने लड़ाई ही खत्म कर दी, कहा तुमसे लड़ाई ही नहीं करेंगे, जहां जुड़ना उसी चेंज कर देंगे। तो एंजाइम को ही चेंज कर दिया इसने, और एंजाइम को चेंज कर देंगे तो क्या सबस्ट्रेट यहां बाइंड कर पाएगा? नहीं बाइंड कर पाएगा। इसको एग्जाम में समझेंगे। ये पार्क है, पार्क में ये झूला लगा है, ये एक छोटा बच्चा है जो यहां बैठना चाह रहा था। बहुत लोग आए, लड़ाई कर लिए, छोटे बच्चे को भगा दिए, खुद झूलने लगे। ये घर गया, मोहल्ले से 15-20 लोगों को फिर बुला के लाया। ठीक है, तो ये बेचारे भाग गए, तो ये भी भाग के कहीं गए नहीं, ये भी फिर 25 लोगों को और बुला के लाए। अब जानते हो क्या किए? झूला ही तोड़ दिए। अब रहेगा ना झूला और ना रहेगी लड़ाई। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कर रहा है? एंजाइम ही खराब कर दे रहा है। काहे की लड़ाई? इससे कुछ बोलता ही नहीं है। लौट के लोग आए, बोले इनसे लड़ाई ना करो। लड़ाई की जड़ क्या है? झूला। झूला ही तोड़ देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। तो इसने क्या किया? एंजाइम में ही चेंज कर दिया। अब जब एंजाइम में चेंज कर दिया तो इससे लड़ाई करना है? नहीं करना है। तो ये बाइंड कर पाएगा? नहीं। नॉट बाइंड टू एंजाइम। जरा ये आराम से बताओगे, ये लोग जाएं और मोहल्ले से और ढेर सारे लोगों को बुला के लाएं, बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ढेर सारे लोगों को बुलाने का मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद क्या इसका असर हटेगा? नहीं हटेगा। तो ध्यान से सुनेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होता है? इफेक्ट हट जाता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इफेक्ट नहीं हटता है। इसका मतलब ये इनहिबिशन है ये इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल, क्योंकि नहीं रिमूव होगा किससे?
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो इफेक्ट हट जाए उसका, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अगर इफेक्ट हट जाए तो क्या कॉम्पिटिटिव, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी इफेक्ट ना हटे तो क्या कहोगे, नॉन कॉम्पिटिटिव। पढ़ो जरा। इसका एग्जाम्पल बढ़ा लो। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, याद है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऐसा पूछ ले, कहाँ मिला? ईटीएस में। तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उसका ये इनहिबिटर है साइनाइड। तो साइनाइड जहर के बाद तुरंत लोग नहीं मर जाते हैं, क्योंकि ईटीएस क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। एक बार आदमी साइनाइड चला गया तो फिर कोई है नहीं चीज जो उसका क्या कर सके, इफेक्ट हटा सके। तो साइनाइड जो जहर है वो एक प्रकार का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जरा खोलो नोट्स, क्योंकि तुम लोग मुंह फैलाए से बैठे रहोगे बस। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज सेंसिटिव टू presence of a specific chemical that bind to enzyme। when binding of chemical क्या कर दे, shut off कर दे एक्टिविटी, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा और केमिकल का नाम क्या होगा? क्या इन पहला कौन सा, कॉम्पिटिटिव। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया है, कोई हेडिंग वेडिंग नहीं, केवल पैराग्राफ बना के चले गए हैं, ठीक है। when inhibitor closely resemble किससे, सबस्ट्रेट, in its molecular structure inhibit करेगा क्या, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कहते क्या हो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसा क्यों हुआ है? क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा, कंपीट करेगा किससे, सबस्ट्रेट, फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। अब चाहे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहो चाहे एक्टिव साइट कहो, बात तो एक ही है। कंसीक्वेंटली रिजल्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा, एज ए रिजल्ट एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। एग्जाम्पल टिक कर लो, इसी साल 2025 में ये आया है, इसी साल। इनहिबिशन किसका करना है, किसका करना है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। और कौन कर रहा है, माइलोनेट। कैसे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि माइलोनेट क्या है, क्लोजली रिजेंबल कर रहा किससे, सबस्ट्रेट। कौन सा, ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अक्सर इस्तेमाल कहाँ होता है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज एज एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ये देखो मैंने नोट में एक बात लिख दी है, ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन केमिकल बाइंड विद द एंजाइम एट एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट नॉट बाइंड विद द एंजाइम। सो रेट क्या है, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम से कहाँ जुड़ता है तो क्या कहोगे, एक्टिव साइट से। अब इधर आ जाओ, ये इतना एनसीईआरटी में तो बिल्कुल लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट जरूरी है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल नॉट हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द, सो दे कैन नॉट compete with the substrate for binding with, ये compete नहीं करेंगे। These non-competitive inhibition क्या करेगा, क्या करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम प्रोटीन, कौन सा चेंज लाएगा, कहाँ कहाँ लाएगा, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट ही बदल देगा। अब जब एक्टिव साइट बदल देंगे तो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड क्या, एंजाइम, वाइल इनहिबिटर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा एंजाइम से। एज ए रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ये दोनों पॉइंट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे होते हैं, कुछ इसमें रिवर्सिबल होते हैं, वो एक्सेप्शन है,
जो एलोस्टेरिक वाले होते, तो वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं। लेकिन मेनली क्या होते हैं, ये देखो एग्जाम्पल दिया है, साइनाइड पॉइजन क्या है, किस एंजाइम का, ये कहाँ है, रेस्पिरेटरी रिएक्शन बंद हो जाएगी, वो पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ। ये 2 पॉइंट टिक कर लो। किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन नॉट रिमूव बाई इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेकिन इफेक्ट ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी रिमूव बाई क्या, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। 2 मिनट